दोस्तों नमस्कार। अपने वादे के मुताबिक संविधान सीरीज़ का दूसरा वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। जिस जगह हमने बात रुकी थी, एक अल्प विराम लिया था, बात वहीं से शुरू कर रहा हूँ। आज का जो पहला सवाल है वो ये पूछता है कि शपथ या प्रतिज्ञान यानी कि ओथ्स और अफर्मेशंस के प्रारूप किस अनुसूची में रखे गए हैं। भारतीय संविधान में जो शपथ ग्रहण कराए जाते हैं उनका एक प्रारूप है और उस प्रारूप को भारतीय संविधान में किस अनुसूची में रखा गया है, ये आपका प्रश्न है। आपके लिए जो चार ऑप्शंस हैं उनमें पहला ए है दूसरी अनुसूची, बी तीसरी अनुसूची, सी चौथी अनुसूची और डी में ऑप्शन है 12वीं अनुसूची। आप इन चारों में से एक जो सही जवाब है उसमें टिक लगाएंगे। मैं थोड़ी देर आपसे बात कर रहा हूँ इस विषय पर। शपथ या प्रतिज्ञान, जैसे हम ओथ्स भी कहते हैं, अफर्मेशंस भी कहते हैं, ये दरअसल तीसरी अनुसूची में रखे गए हैं। तीसरी अनुसूची में इनको रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का जो संविधान है 22 भाग हैं उसमें और 12 अनुसूची हैं। पूरे संविधान की अगर बात करूं मैं तो 22 भाग हैं और उसमें 12 अनुसूची है। और इनमें से पहले अगर बात करें तो मूल रूप से तो 8 अनुसूचियां थीं। 8 अनुसूचियां थीं पहले, बाद में संविधान में संशोधन होते गए और अब 8 से की जगह वो 12 संविधान के अनुसूचियां बन गई हैं। ये जो अनुसूची है वो चौथे संशोधन के द्वारा कुछ को जोड़ा गया है और इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो दरअसल जो सत्ता प्रमुख हैं या यूं कहें कि जो प्रमुख अधिकारी कह सकते हैं आप, अधिकारी की बजाय मैं लोकतांत्रिक प्रमुख की बात करूं, और साथ में इसमें न्यायाधीशों के भी शपथ ग्रहण का प्रारूप है। तो एक तरह से इसमें विभिन्न पदाधिकारी जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायाधीशों के जो शपथ ग्रहण हैं, साथ साथ में मंत्री भी कह सकें, प्रधानमंत्री या मंत्री, इनके सारे शपथ ग्रहण के जो प्रारूप हैं वो आपको संविधान की तीसरी अनुसूची में मिलेंगे। तो आपके प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी में छुपा है। आपको ऑप्शन बी को टिक लगाना पड़ेगा, यही आपका सही जवाब होगा। दूसरा सवाल है 11वीं अनुसूची में किन बातों को समाहित किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पंचायतों की शक्तियों को, नगरपालिका की शक्तियों को, सी है दल बदल के प्रावधानों को और डी है भाषाओं को। चारों में से जो सही जवाब है उसको आपको टिक करना है। थोड़ी चर्चा कर लें इस विषय पर 11वीं अनुसूची के बारे में। जो 11वीं अनुसूची है वो दरअसल 73वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई थी। जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था आपके संविधान में, उसके बाद ये 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और ये हुआ था 1993 में। 1993 में पहली बार ये 11वीं अनुसूची आपके संविधान का हिस्सा बनती है और इसमें पंचायत की जो शक्तियां हैं उनको, पंचायतों की शक्तियों को प्रावधान के तहत जोड़ा गया कि किस तरह से पंचायतों की क्या शक्तियां होंगी। और इसमें 29 सब्जेक्ट्स उनको 29 विषय प्रदान किए गए जिन पर क्या क्या शक्तियां एक पंचायत लगा सकती है, पंचायत के पास क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या शक्तियां होंगे, तो उस पर ये बात करता है। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। पंचायत की शक्तियों को इसका सही उत्तर होगा। आप इस उत्तर को टिक लगा सकते हैं। अगला जो सवाल है वो पूछता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आपको पता ही होगा कि भारत के संविधान में मताधिकार की जो आयु सीमा थी वो पहले 21 वर्ष थी। पहले 21 वर्ष के लोग ही मतदान कर सकते थे। इसके बाद इसमें संशोधन हुआ। ये संशोधन होता है 1988 में और ये संविधान संशोधन का 61वां संविधान संशोधन था, जहाँ पर ये परिवर्तन किया गया कि
18 वर्ष के युवा भी मतदान कर सकेंगे। और 1988 में जब ये संशोधन हुआ तो इसका जो इम्प्लीमेंट एक तरह से असर दिखा 1989 के इलेक्शन में। तो 19 इलेक्शन में पहली बार युवाओं ने वोट डाला जिनकी आयु 18 वर्ष थी। तो 18 वर्ष के युवकों को जो मौका मिला, युवक युवतियों को जो मौका मिला, वो 1988 में संशोधन के द्वारा मिल गया था। और ये जो संशोधन था वो 61st संशोधन था। अमेंडमेंट 61st था, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी में आप टिक लगाइए। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके मताधिकार की सीमा 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जैसा कि आपके प्रश्न में लिखा है 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, आपको केवल 7वीं अनुसूची के बारे में बताना है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। पहले की तरह केंद्र राज्य शक्तियों का बंटवारा, राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्थिक नियोजन या फिर मंत्रिपरिषद की शक्तियां। तो आपको मंत्रिपरिषद की शक्तियां, आर्थिक नियोजन, राष्ट्रपति का निर्वाचन और केंद्र राज्य में शक्तियों का बंटवारा, इनमें से एक को चूज करना है। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत के संविधान में 12 अनुसूची हैं। 12 अनुसूची में पहले 8 हुआ करते थे, बाद में 4 और जोड़े गए। 4 जोड़े जाने के बाद जो 7वीं से पहले जो 7वीं अनुसूची थी, उस 7वीं अनुसूची में आपसे बात की जाती है केंद्र राज्य की शक्तियों के बारे में। केंद्र राज्य के बीच की जो शक्तियां हैं उनके बारे में इसमें बात होती है संविधान की 7वीं अनुसूची में। और इसी अनुसूची में आपको वो 3 सूचियां मिलेंगी, इससे राज्य सूची, केंद्र सूची और एक होती है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं जो 7वीं अनुसूची के अंदर आती हैं। और इनमें राज्य सूची में राज्य अपने नियम बना सकता है, केंद्र सूची में केंद्र अपने नियम बना सकता है, और समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने नियम बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, या दोनों एक तरह से नियम बना सकते हैं। अब इनमें जो भारत का जो संरचना है, भारत की जो संवैधानिक संरचना है, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच में किसी तरह का कोई तनाव न बने, और अगर कोई तनाव आता है तो उसे किस तरह से निपटारा करें, इस बात की सारी व्यवस्था आपको इस अनुसूची में मिल जाएगी। आज की वीडियो का आखिरी सवाल अब हम करने जा रहे हैं। इसमें कहा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का उल्लेख है? कहने का मतलब यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, इन दोनों के बारे में किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है, इसको आपको बताना है। आपको पता ही है कि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, इसी तरह से राज्य के जो लोक सेवा आयोग होते हैं वो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। तो इनके बारे में किस अनुच्छेद में बातें कही गई हैं संविधान में, ये आपको बताना है। संविधान के अलग अलग अनुच्छेद हैं, इनमें 315 से लेकर के आर्टिकल 315 से लेकर के 325, ये जो सेक्शंस हैं ये बात करते हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें सारी बातें आ जाती हैं। इनमें यूपीएससी की संरचना आ जाती है, अलग अलग सेक्शन है, जैसे मैंने बताया 315 से लेकर के 325 तक। 315 दरअसल बात करती है इसके गठन की, और उसके बाद इसकी संरचना क्या होगी, इसमें सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन लोग होंगे, ये सारी बातें। और उसके बाद इसमें सदस्य अगर नियुक्त किए गए हैं तो उनको निष्कासित कैसे किया जाएगा, इसकी व्यवस्था। और उसके अलावा इसकी यूपीएससी की पावर्स क्या होंगी, शक्ति क्या होंगी, कार्य क्या होंगे, ये सारी बातों का जो विवरण है, सारी बातों को अगर आपको समझना है, नियामन है, तो ये कुल मिलाकर के आर्टिकल 315 से लेकर के 325 तक पूरा आपको मिल जाएगा। प्रश्न में केवल गठन के उल्लेख के बारे में पूछा गया है, तो आर्टिकल 315 ही इसका सही जवाब होना चाहिए, और ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। वैसे अगर बाकी सेक्शंस की बात करूं तो 310, 312 और 311 इनमें यूपीएससी का कोई भी प्रोविज़न नहीं है,
तो इस ऑप्शन के हिसाब से 315 आपका सही आंसर है, क्योंकि ये गठन की बात करता है। वैसे 315 से लेकर के 325 तक के जो सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, वो आपको पूरी तरह से यूपीएससी के बारे में या स्टेट पीसीएस के बारे में, उसके पावर्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में सारी बातें करते हैं। तो मित्रों, ये थी आज के भारतीय संविधान की सीरीज़ की दूसरी वीडियो। आप चैनल पर इस सीरीज़ को लगातार देख सकते हैं, और फिर मैं आपके साथ बात करूंगा इसके तीसरे सीरीज़ में कुछ और सवालों को लेकर। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक इंतज़ार करिए। अब तक ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।